तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं समास, ठीक है। तो चलिए हम लोग समास पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम समास। समास को हम लोग संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षिप्तीकरण अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पूछ ले, अभी तो फिल्म का नाम याद आएगा, कभी तो नहीं रहा होगा फिल्म का नाम, एक वाक्य आ जाए, हम आपके हैं कौन वाला, तो क्या है वो, कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये कौन पूछने की बारी ही कब आई, आपका लगा हुआ है, और का मतलब क्या, संबंध। तो आइए समास पढ़ते हैं। समास का सबसे पहले हम आपको एक दोहा बताएंगे। दोहे को आप सार्वत्रिक समझ सकते हैं, यदि उस दोहे को याद कर लिया जाए तो समास आपको आ गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक दोहा का बताते हैं और उसको आप लोग लिख लीजिए पूरे समास को पहचानने के लिए। अव्यय में अव्यय पद होते, तत्पुरुष कारक बतलावत है। फिर क्या होगा, कर्मधार में हुए विशेषण पद, और क्या, द्विगु संख्यारोप, दिखावत है। फिर उसके बाद द्वंद्व करावत, द्वंद्व सदा, और योजक चिन्ह लगावत, और फिर बहुव्री में तीसर पद हुई के कुछ खास अर्थ, हो गया समास खत्म, है ना। इतना ही तो है समास। अव्यय में अव्यय होता है, और तत्पुरुष में कारक होता है, कर्मधारय में विशेषण होता है, द्विगु में संख्याएं होती हैं, द्वंद्व में योजक चिन्ह लगा होता है, और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होकर कुछ और बता देता है। यानी समास के इतने में कंप्लीट। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों, ताकि जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो कभी होने न पाए। तो लास्ट वाला मैं पढ़िए। बहुव्रीहि में तीसर पद होई के कुछ खास अर्थ समझावत है। द्वंद्व करावत, द्वंद्व सदा। समास खत्म। हाँ बोल दो। हाँ बता, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। राम ने मुझे पीटा, क्या हो? राम ने मुझे पीटा। आपको पीटा किसने? राम ने। तो काम किसने किया? मुख्य कर्ता कौन? राम। हालांकि इसमें जो कारक है, काम किया गया किस पर? आप पर। तो अगर राम ने मुझको पीटा, इसको मुझको, मुझको जो शब्द है वो शब्द कैसा है? सेकेंडरी है। प्राइमरी शब्द जो है वो तो किसने पीटा? राम ने। तो जब वाक्य का बेस किस पर है? राम के पीटने पर, कर्ता पर, तो वाक्य कौन सा? कर्ता। करता नहीं होगा, इसीलिए तो कंफ्यूजन। क्यों नहीं होगा? क्या नहीं होगा? अगर ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सुनिए बात क्या है,
कभी कभी होता है कि लिख दिया गया चिन्ह पे थोड़ी तो आंसर हो जाएगा। एकदम सही है, जो आपका है बात सही है। अगर वाक्य जैसे दे देता है वहाँ पे कि राम ने श्याम को पीटा और चला गया, चलो 3 वाक्य। अब वो कह रहा निमित्त में कौन सा कारक होगा, तो या तो वो रेखांकित पद देगा। इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि रेखांकित पद में कारक बताओ, तो रेखांकित पद अगर वो दे देगा कि राम ने, तब तो कहता हो जाएगा, और पीटा किसको, मुझको, तब क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और मान लो चला गया वाली स्थिति है तो आप पदान हो जाएगा। लेकिन वो स्थिति का जब रेखांकित पद पूछेगा तब, अगर पद नहीं पूछ रहा है और कह रहा वाक्य में कारक कौन सा है, तो प्रमुखता तो कर्ता कारक ही है, क्योंकि वाक्य का बेष्टिका किससे, कर्ता। अब एक और बात हुई, अगर ऑप्शन में कर्ता हो ही ना, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपदान हो, तब तो मुख्य वाक्य कौन है, कर्ता। क्लियर? कोई डाउट? और मैम इसमें कौन सा कारक होगा, राम ने रावण को बाण से मारा। हाँ सही बात है, तो रेखांकित पद बताइए। कारक 3 जो है, 3 कारक है इसमें। आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ गलत पूछा है, सही पूछा है। आपने कहा राम ने मारा किसको, राम ने मारा किससे, अब अगर एक कारक पूछे तब तो प्रमुख बात यहाँ दिख रहा है कि किससे मारा, यानी करण से, यानी वाक्य का प्रमुख कारक कौन सा होगा, तब तो कारण कारक होगा। और अगर ऑप्शन या रेखांकित पद पूछ रहा है तो 3 कारक है इसमें, राम ने मारा, रावण को मारा और किससे मारा। तो पद जो पूछेगा उस पद के आधार पर आप बता सकते हैं, और वाक्य में 3 कारक। लेकिन प्रमुख कारक की अगर बात करेगा तो कारण कारक। इसको हम डाल दें, तो समास आ गया सभी को ना। समाज की संख्या पूछता है। जी बिल्कुल पूछता है। आपको सामान्यतः समास की संख्या 6, तो 6 ही लिखेंगे। अगर वो पूछ लेता है मूल रूप से समास कितने हैं, मूल रूप से तो कितने हैं, ठीक है। बहुत कुछ आंसर ऑप्शन पे टिके होते हैं, वहाँ क्या पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं पहले समास की ओर, और हमारा पहला समास है अव्यय भाव समास। कौन सा, अव्यय भाव। पद कौन सा, प्रधान। भाई जिसकी वजह से पहचान बनेगी वही क्या, पद प्रधान। जिसकी वजह से पहचान बने समास, वही वाला पद प्रधान। समास में जिसकी चले और जिसकी वजह से समास का नाम बने वही पद क्या हो गया, प्रधान। घर में जिसकी चलेगी वही तो प्रधान। किसकी चलती है, क्या मैम उपसर्ग वाले पद जो होते हैं वो अव्यय भाव होते हैं? जी ऐसा कहा जा सकता है, बट ये फैक्ट नहीं। कभी कभी कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनको हम अव्यय भाव समास, जैसे प्रतिदिन है तो प्रति उपसर्ग हो गया। जी बिल्कुल वहाँ है। उपसर्ग हमारे जो है, उपसर्गों की संख्या है 21 जो उपसर्ग हमारे, संस्कृत में 22, हिंदी में 21। तो ये जो उपसर्ग हैं उतने से ही उपसर्ग बनते हैं, और समास का कोई ऐसा नियम नहीं कि बस इतने से ही बनेगा। किसी में भी अगर अव्यय या अधिकारी पद लगा हुआ है, यानी वो पद भी लगे हुए हैं अगर जो आपके क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक है, तो भी आपका समास अव्यय भाव बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका कौन सा पद, प्रधान, प्रथम पद। जैसे तो लिख लीजिए, जब वाक्य में प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, जब वाक्य में प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, तो अव्यय भाव समास होता है। अव्यय और समास हो तो अव्यय भाव समास होता है। जैसे प्रथम पद अव्यय, अव्यय भी हो और प्रधान भी हो। जैसे प्रतिदिन, भर पेट,
यथा संभव आमरण हो गया। अभी देखिए अव्ययी भाव समास का मुख्य रूप से विग्रह नहीं होता है, इसको हम लोग पदों के विग्रह पे पहचानते हैं, बट फिर भी अगर विग्रह आ जाए तो प्रतिदिन, इसका मतलब क्या, हर दिन होने वाला, भर पेट यानी पेट भर के, यथा संभव संभव हो जितना, और आमरण मरने तक का, शक्ति के अनुसार। ठीक हो गया इतना। तो अगला समास लिखे और हमारे अगले समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, सबसे खास बात, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद या दो पद होते हैं समास में, प्रथम और उत्तर। पद माने शब्द, समास दो शब्दों के मेल से बना होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस अस। सम माने बराबर और अस माने भाग, दो बराबर भागों में दो बराबर पदों को जब संक्षिप्त कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो उसमें दो पद होते हैं, पहले को प्रथम पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। अब इसके पहले हम सभी ने कारक पढ़ा है, सबने पढ़ा। जितने प्रकार के कारक थे उतने प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अब भेद किस आधार पे होते हैं? कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जितने बचे हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष कारक होते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लिया जाए, कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। जैसे जेब कतरा, अब इसको हम अलग अलग करते हैं। जेब को कतरने वाला, क्लियर हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। बात किया जाए कर्म तत्पुरुष, से वाला होना चाहिए। अब अगर हम कहें हस्त, हस्तलिखित हो क्या गया? हाथ से बात किया जाए संप्रदान की, गुरु दक्षिणा, इसके लिए दक्षिणा, गुरु के लिए। गुरु के लिए दक्षिणा। फिर अगर हम बात करें अपादान की, देश निकाला, देश से अलग हो गया ना। अब हम बात करें संबंध की, संबंध होगा, बिल्कुल होगा। संबंध तत्पुरुष बहुत आता भी है, वो समास में नहीं होता है, संस्कृत के। राजकुमार, और अब क्या हो जाएगा?
राज का या राजा, राज का क्या कुमार या राजा का कुमार। और अब हो गया आपका अधिकरण। और अधिकरण में अगर हम लिख दें पर्वतारोही, किस पर आरोही, तो आप लोग को सभी तत्पुरुष मिल गए ना। जेब कतरा, कर्म तत्पुरुष, हस्तलिखित, कारण तत्पुरुष, गुरु दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष, देश निकाला, अपादान तत्पुरुष, राजकुमार, संबंध तत्पुरुष और पर्वतारोही अधिकरण तत्पुरुष। क्या आपको बताएं, जब भी आपको लगे कि कुछ पूछने की जरूरत है आप बेहिचक पूछिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पूछने ही तो आए हैं। पर्वतारोही, पर्वत पर आरोही। हो गया, मिटा दिया जाए तो आपका सबसे पहला यानी अव्ययीभाव समास और दूसरा यानी दोनों समझ में भी आ गया सभी को, कोई दिक्कत किसी को। और अगले पे चलते हैं। जी ठीक है, अगला समास है कर्मधारय समास। इसका भी कौन सा पद, उत्तर पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। परिभाषा में लिखे कर्मधारय समास का, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है जी, कर्मधारय समास का कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है। जैसे सबसे ज्यादा विग्रह इसी का आता है, जैसे हरित क्रांति, काली मिर्च, रक्ताभ, स्वर्ण। विग्रह कीजिए, इस बार विग्रह आप सभी को करना है।
जोर जोर से बोल के विग्रह कीजिए तब हम लिखेंगे। हरित क्रांति का विग्रह क्या होगा? नहीं हो पा रहा है, क्यों? हरी है जो क्रांति हो गई, हरित क्रांति। यानी विग्रह क्या होगा? हरी लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, हरित है जो। फिर अगले वाले का अब हो गया रक्ताभ का, रक्त के समान है आभा जिसकी। फिर स्वर्ण कलश का, स्वर्ण से निर्मित कलश या स्वर्ण का है कलश जो। नीलकंठ में भी है कर्मधारय समास। आपने भी एक चीज लिखा है, ध्यान दीजिए इधर। आप लोगों ने भी 4 लाइन का दोहा लिखा है। दोहे में लिखा है कि बहुब्री में 63 पद हुए थे। कैसे आया थोड़ी है, इसी में का तो है। पद चाहे अव्ययी भाव का हो, चाहे द्विगु का हो, चाहे कर्मधारय का हो, चाहे तत्पुरुष का हो, यदि वो तीसरा अर्थ बता रहा है तो अपनी विशिष्ट पहचान, विशेष पहचान को छोड़ के, सामान्य पहचान को छोड़ के क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। और विशिष्ट होते ही क्या बन जाएगा? बहुब्री। तो बात अगर आप लोग करें नीलकंठ की, तो नीलाकंठ है जिसका, तो उधर चला गया कि नहीं चला गया? अर्थात आते ही समास खिसक के बहुब्री की ओर चला जाएगा, चाहे जो समास हो। हो गया कर्मधारय समास, समझ में भी आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अगला डालेंगे द्वंद्व समास। आभा माने होता है आवरण या तेज। स्वर्ण का है जो। चलिए अगला समास लिखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व ही लिखेंगे। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है या छिपा होता है। जरूरी नहीं कि लगा ही मिल जाए। पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है या छिपा होता है। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है या छिपा होता है, और उभय पद या दोनों पद प्रधान होते हैं। हो गया? जैसे वहाँ जो द्वंद्व लिखा है, ये शुद्ध वर्तनी में देखा जाए तो सही है जी, यही सही है, ये सही है। यही वाला सही है। द्वंद्व होता है, चाहे लगा होता है चाहे छिपा होता है। ठीक। अब उभय पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे क्या, हम दोनों को देखते हैं, छिपे भी कब है और लगे भी कब है। तो सबसे पहले मान लो लिखा होता है माता पिता, ऐसे शब्द भी होते हैं, या राजा रंग, ऐसे शब्द भी होते हैं। और या कभी कभी ऐसे लिखा होता है, चिन्ह तो नहीं लगा है लेकिन है तो यहाँ भी अलग अलग ना।
योजक चिन्ह इसमें छिपा है, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो निकल जाएगा राधा और कृष्ण। एक शब्द आता है पितरो मातरो भ्रातरो मातरो, ऐसे आता है। इसका भी मतलब होता है पिता चा माता चा, यानी पिता और माता। विग्रह करके चेक कर लेते हैं। यहाँ तो दिख रहा है माता और पिता, और लगेगा तब तो चिन्ह नहीं लगेगा ना। अब वो तब नहीं लगेगा। राजा और कौन, राधा और किसी कारणवश आज हमारी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी नहीं बन रही है, तो आप लोग को पहचानने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? पिताचा माताचा, भाषा शिक्षक की लेखनी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है उसका, लेकिन अब कभी कभार तो कोई दिक्कत हो सकता है, उसके लिए खेद है हमको। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अगला लिखेंगे द्विगु समास। द्विगु सही बोलेंगे तो ही सही लिखेंगे, द्विगु लिखना है। अबेभाव नहीं होगा। अबेभाव इसमें अबेभाव कब होता है? जब एक पद निरर्थक हो, एक सार्थक हो एक निरर्थक हो, तब तो होगा। मतलब पहला कोई निरर्थक होना चाहिए। हम कहते हैं राधे राधे, तो राधे और कौन? दोनों सार्थक है इसमें। दोनों तो सार्थक हैं, तो ऐसी जगहों पर भी द्वंद्व हो जाएगा। हालांकि ये विशिष्टता है, और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके ऑप्शन पे होगा हाथों हाथ और रातों रात कभी आ जाता है। हाथों हाथ और जैसे रातों राधे रात, राधे होगा तो फिर राम राम भी बोलते हैं। राम राम भी हो जाएगा। तो कुछ चीजें राम राम और राधे राधे को विवाद में इसलिए डालते हैं, विवादित नहीं है, बट वो दोनों सार्थक हैं। कोई राम थोड़ी निरर्थक है, इधर वाले भी सार्थक उधर वाले भी सार्थक, और कोई राधे भी निरर्थक नहीं है, ना इधर वाले ना इधर वाले। जबकि हम लोग कहते हैं हाथी हाथ में, हाथी हाथ में, तो वहां पर एक ही हाथ सार्थक है, हाथ में और हाथ में। क्लियर हो गया? तो वो अव्ययभाव हो जाता है। मिटा दे बच्चों। और अब लिखिए द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास लिखिए। द्विगु समास का प्रथम पद प्रधान, इसमें कभी कभी लिखा रहता है पूर्व पद, और या कौन सा? प्रथम पद। कैसा? प्रधान। असंख्याएं छिपी होंगी। और एक बात तो आप जानते हैं कि सभी समास का सारांश यदि तृतीय अर्थ बताएगा तो बहुब्री हो जाना है। तो हमें ध्यान भी देना है कि कहीं बहुब्री तो नहीं जा रहा है। तो जैसे क्या? जैसे नवग्रह, चारपाई बन जाओ, पंचवटी, चारपाई, षटकोण आदि। हो गया? अभी तो बोले हैं, फिर से लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। द्विगु समास का प्रथम पद, द्विगु समास का प्रथम पद प्रधान होता है, पहली बात हो गई। द्विगु समास का प्रथम पद संख्या और द्वितीय पद संज्ञा होता है। कभी कभी खाली संख्याओं को लोग कह देते हैं द्विगु है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या खाली तो है। अच्छा, आप किसी के यहाँ जाइए कहिए 10, तो क्या देगा 10 को? कुछ देगा? नहीं देगा। 10 माने क्या? कुछ नहीं। आप उसको 10 कुछ कहेंगे, 10 रुपया, 10 टॉफी, 10 चॉकलेट, तभी वो जान पाएगा। तो जब पद के साथ संज्ञा लगी होगी तभी द्विगु होगा। चारपाई होगा सर ना? बिल्कुल होगा सर, लिखा हुआ है सामने।
है ना, ये देखिए हो गया। दशानक नहीं होगा। अभी अभी हमने क्या कहा कि जब अर्थ दूसरा बताएगा, अभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, धीरज रखिए, ठीक है, परेशान ना हो। तो नवग्रह विग्रह कर लीजिए बच्चों। 9 है ग्रह, जिसमें या 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह या समाहार। 4 पाई 4 पैरों का समूह या समाहार। 6 कोण 6 कोण है, जिसमें या 6 कोणों का समाहार या 6 कोणों से निर्मित। क्लियर? और अब हम चलेंगे अपने आखिरी समास की ओर। हमारा आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। जी बिल्कुल लिखाए जाएंगे, लेकिन प्रथम बार में नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बच्चे बिल्कुल पहली बार टेट की वजह से पढ़ने आए हैं, पहले आप लोग सामान्य तरीके से समास को समझ लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद विभेद लिखाए जाएंगे। समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, तुल्योग बहुव्रीहि, सारे के सारे आपको लिखाए जाए। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं सामान्य समास के आखिरी विभेद पे। और ये समास हमारा कौन सा? ऐसे लिखेंगे बहुव्रीहि। हम बार बार कहते हैं यथा नामो तथा गुण। व्रीहि माने क्या होता है? बहुत सी शाखाएं। तो जिसकी क्या है? बहुत सी शाखाएं। और अर्थ कौन सा? तृतीय पद। दोनों को छोड़ के कौन सा पद प्रधान? तृतीय पद। और कहीं कहीं लिखा होता है अन्य पद। अब जो भी आप लोग के मन में डाउट थे, भाई कहेंगे सब समास का कैसे, चलो अब व्ययभाव पे चलते हैं। हम लिखते हैं आजन्म, तो हो जाता है व्ययभाव समास। उस आजन्म को आप बना दीजिए अजन्मा, हो गया बहुव्रीहि समास। अजन्मा क्यों? जन्म नहीं हुआ है जिसका, अर्थात कौन है ये? ब्रह्मा जी हो गए। चलिए तत्पुरुष पे आ जाते हैं। अगर हो जाए सिंहवाहिनी, अगर हो जाए कैलाश पति, हो गया। अच्छा चलो उस पे आ जाते हैं कर्मधार का। कर्मधार पे अगर हो जाए मुरलीधर। चलिए हम द्विगु पे आ जाते हैं। अगर हो जाए एक दंत या फिर हो जाए चतुरानन। अब आप कहेंगे कि द्वंद्व और बहुव्रीहि का तो नहीं हो पाएगा, उसका भी होगा। ये कैसे? अगर हम कह दें ब्रिजनंदन, कभी कभी ऐसे लिख के आता है, ब्रिज के है जो नंदन, हो गया कि नहीं हो गया? तो कोई भी समास यदि वो तीसरा अर्थ दे रहा है तो आपका समास कौन सा बन जाएगा? बहुव्रीहि समास। परिभाषा लिख लीजिए बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। तथा बहुव्रीहि समास के समासिक पद, तथा बहुव्रीहि समास के समासिक पद प्रायः किसी न किसी शब्द की पर्यायवाची हो। थोड़ा स्लो लिखवाइए, इतना जल्दी नहीं होता। कितना लिख चुके आप बताइए? होता है सामासिक प्रधान होते पूरा बोलिए। बहुव्रीहि समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान प्रधान होता है। तथा समासिक पद, समासिक पद किसी न किसी शब्द की पर्यायवाची हो। किसी न किसी शब्द की पर्यायवाची होती है। जैसे अजन्मा,
विग्रह कीजिए, जन्म ना हुआ हो जिसका कभी, अर्थात ब्रह्मा जी। सिंह है सवारी या वाहिनी जिसकी, अर्थात दुर्गा माँ। कैलाश के हैं स्वामी जो, अर्थात शिव जी। नीला है कंठ जिसका, शिव जी। मुरली है जिनके अधरों पर, कृष्ण जी। एक है दांत जिसका, गणेश जी। चार है मुख जिसके, ब्रह्मा जी। तो बच्चों सभी को समास समझ में आ गया है। नीलकंठ में कर्मधारय समास नहीं। अब वो जो कंडीशन कैसी है, कुछ कंडीशन है, ये जितना हम बता रहे हैं, यदि बहुव्रीहि का ऑप्शन ही ना हो तब तो जिस क्रम का है, जिस वर्ग का है वहाँ चला जाएगा ना। मान लो आ गया एक दंत, अब हमको तो पता है एक दंत बहुव्रीहि में जाएगा क्योंकि एक दंत हमारे गणेश जी होते हैं, बट मान लो बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब तो अपने वर्ग में खिसक आएगा ना, उसके पास तो उसका घर मौजूद है। यही हाल नीलकंठ का भी है, समझ रहे हैं। तो बच्चों सभी को समास में आ गया है ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जितना आपने जाना एक बार दोहरा देते हैं। जैसे क्या, सबसे पहला समास कौन सा, अव्ययी भाव। जब समासिक पदों का पहला पद अव्यय हो तो समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। यानी यदि विच्छेद कोई रूल नहीं है, फिर भी यदि हम विग्रह करके देखें और प्रथम पद जो है वो कैसा हो जाए, अव्यय हो जाए, उसका स्वयं का कोई मतलब ना हो, तो अव्ययी भाव समास हो गया। तत्पुरुष समास कब होगा, जब उसमें कारक चिन्ह में, पे, पर के लिए आदि छिपे हों। लेकिन ध्यान देना होगा कहीं हमारा शब्द तीसरा अर्थ ना बता रहा हो। समझ में आ गया। कर्मधारय समास कब होगा, जब विशेषताएं छिपी हो, एक पद विशेषण हो, अगला पद विशेष से हो। मिर्च काली है, मिर्च लाल है, आभा लाल है, बादल काले हैं, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। जब संख्याएं छिपी हो संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं के पहले संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जब दो दो शब्द हो, दो दो द्वंद्व, जब क्या हो, दो दो शब्द हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो या छिपा हो, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और उपरोक्त में से कोई भी समास यदि तीसरा अर्थ दे रहा है तो क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो सबकी तो आवाज नहीं आ रही है, आ गया तो ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास का टॉपिक क्या रहेगा?